Good morning, students. So, first of all, let me welcome you all to the channel of New English High School and Junior College. Students, I hope आप लोग अपने घर पे बिल्कुल सेफ हो और अपने घर के अंदर हो. Okay. Today we have decided that we will be teaching you through YouTube. Okay, our college has decided that we will be putting YouTube lectures for you so that you can watch it at home. Okay, and your studies will be continued. Okay, तो ये जो हमने चैनल बनाया है उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं. ये जो न्यू इंग्लिश का चैनल है, this channel will be having all your lectures. मतलब यहाँ पर आपका इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बीके, एको, ओसी, एसपी, मैथ्स, एवरीथिंग विल बी देयर. ओके, एंड यूट्यूब का आपको एक फायदा होगा कि you will be able to see these lectures anytime you want. Okay, so for that reason we have come up on YouTube. So let's begin with the subject. You all know me, Jacob sir will be teaching bookkeeping and accountancy. ये bookkeeping and accountancy subject, you all know it was very interesting in 11th standard also. You enjoyed it a lot. Okay, and I hope so कि 12th standard will also be very interesting for you. बहुत ही आसान है 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये बहुत आसान है. ओके, ये आज आप जो सिलेबस यहाँ पर देखोगे वो सिलेबस से ही काफी कुछ आपको पता चल जाएगा. सो लेट्स टेक एन इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट फर्स्ट. दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आप क्या पढ़ने वाले हो, कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, उसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं. या तो फिर उसका बोल सकता हूं कि शॉर्ट में जानकारी ले सकते हैं हम लोग कि हम लोग ये बुक कीपिंग में क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, तो सिलेबस वाइज आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स ऑन द बोर्ड. यू ऑल कैन सी फ्रॉम द बोर्ड हियर दैट व्हाट चैप्टर्स विल बी देयर इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बुक कीपिंग के कौन से चैप्टर्स आप लोग को स्टडी करना है, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है. First of all, this whole channel is of New English High School and Junior College. Okay, तो ये पूरा चैनल जो है हमारा स्टूडेंट्स के लिए है, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के तरफ से. और आज हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं सब्जेक्ट दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिलेबस लिख दिया है आपका पूरे चैप्टर्स जो कि आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में पढ़ने हैं. वो सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेंगे. इन शॉर्ट आई कैन से आप लोग सिर्फ यहाँ पर चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, बट के चैप्टर क्या है, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो सिर्फ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. तो सबसे पहले द फर्स्ट चैप्टर इन योर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विल बी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. ओके, तो सबसे पहले जो चैप्टर आपको दिया गया है यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. क्योंकि आपका जो 12th स्टैंडर्ड का जितना भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पोर्शन है या सिलेबस है वो सब का सब आपके पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, पार्टनरशिप को रिलेट करता है. ये आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में ओसी चैप्टर में ओसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है. ओके, फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. उसके अंदर सोल ट्रेडिंग होता है, उसके अंदर पार्टनरशिप होता है, उसके अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, उसके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है. ओके, तो उसमें से उन सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में से हमारा 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पूरा जो बेस है वो होगा पार्टनरशिप. ओके, हम लोग ये जो भी पढ़ने जा रहे हैं आगे इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स विल बी रिलेटेड टू पार्टनरशिप.
That's why there will be an introduction to partnership and partnership final accounts. Okay, यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइट हो गया है, I'll make it dark. Okay, partnership final accounts. तो फाइनल अकाउंट्स के बारे में आपको पढ़ने वाले हैं. 11th स्टैंडर्ड में भी आपने फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा है. ओके, 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों को ये टॉपिक था फाइनल अकाउंट्स. बट 11th स्टैंडर्ड का जो फाइनल अकाउंट्स था वो कौन सा फाइनल अकाउंट्स था? वो था सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट्स. ओके, वहां पर आपको पार्टनरशिप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया है. तो ये 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है कि आपको पूरा जो पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है पार्टनरशिप के बारे में. और पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट जो है ये पहला ही आपका चैप्टर है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, अभी यहाँ पर हम लोग चलते हैं सेकंड टॉपिक पर. सेकंड टॉपिक जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पर. आई होप यू ऑल कैन सी एंड रीड द बोर्ड. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न. ओके, ये अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न क्या है? ओके, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट कंसर्न, ये एक सोशल सर्विस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है. दिस organization is working for the welfare of the society, welfare of the weaker sections of the society. तो उनके जो अकाउंट्स है डेफिनेटली ये थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि उनका कोई प्रॉफिट का मोटो है नहीं. उनका कोई यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाएगा. उनके अंदर कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कोई ट्रेडिंग करते ही नहीं है वो लोग. ओके, उनका प्योरली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करता है? लोगों की सेवा करने का काम करता है, लोगों के लिए काम करता है. उनके बदले में उनको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होता. इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉन प्रॉफिट कंसर्न. और ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न का अकाउंट्स कैसे होगा हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके, तो सेकंड चैप्टर भी हो गया. नाउ टॉपिक नंबर 3. अभी टॉपिक 3 में यहाँ पर लिखा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब फेरबदल करना. फिर से जो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अंदर कुछ फेरबदल करना. पर किस केस में? ब्रैकेट में लिखा है यहाँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. ओके, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ जाता है, मतलब ये पार्टनरशिप पहले से चल रही है, the partnership is ongoing. Okay, and in the middle one new partner is been admitted into the partnership firm. देखो एडमिशन तो बहुत आसान है. एडमिशन ये वर्ड तो आपने बहुत जगह सुना होगा. जैसे आपका 10th कंप्लीट हो गया तो आपने कहा होगा कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है. ओके, मतलब कॉलेज में दाखिला लेना है. ओके, तो मतलब एडमिशन का मतलब क्या? एडमिशन का मतलब हम लोगों को क्या करना है, जो है उसके अंदर एडमिट होना है. राइट, तो यहाँ पर एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाएगा पार्टनरशिप फर्म में. मतलब पहले से ही 2, 3, 4 लोग जो भी होंगे पार्टनरशिप उनका बिजनेस होगा. वो बिजनेस ऑलरेडी इट इज एन ऑनगोइंग कंसर्न. पर एक नए पार्टनर को अगर एडमिट किया जाएगा, एक नए पार्टनर को अगर भर्ती किया जाएगा तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमको? अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? फिर अकाउंट्स कैसे बनेगा? फिर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? और ये जो नया पार्टनर आएगा वो कितना कैपिटल लेके आएगा? उसकी एंट्री कैसे होगी? गुडविल की एंट्री कैसे होगी? ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो थर्ड टॉपिक में, that is reconstitution of partnership. ओके, उसीलिए ब्रैकेट में लिखा है इधर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट में, इन शॉर्ट व्हाट वी कॉल इट एज, चैप्टर का नाम ही हम लोग कैसे बुलाते हैं? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. तो आप लोग बोल सकते हो थर्ड टॉपिक आपको पूछा गया, थर्ड टॉपिक क्या है, तो आप लोग समझ बोल सकते हो कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. ओके, इजीली यू कैन से. तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलने के बदले में हम बोलेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. देन विल कम टू द फोर्थ टॉपिक.
अगेन रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप, से सेम नेम सेम, यहाँ पे वही नाम है, यहाँ पर भी वही नाम है। ओके, बट इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जस्ट इट इज अपोजिट टू द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बिल्कुल भी अपोजिट है ये। एडमिशन में एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है, और यहाँ पर रिटायरमेंट में एक पार्टनर को निकाला जाता है या निकल जाता है वो खुद। ओके, ऑफ कोर्स निकाला नहीं जाता, वो निकल जाता है खुद होके, वो रिटायरमेंट लेता है, खुद होके वो पार्टनरशिप छोड़ देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, सो नाउ दिस चैप्टर, ये चैप्टर के बारे में भी आपको पता चल गया कि ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 5। ओके, ये चैप्टर नंबर 5 में लिखा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगेन रिकंस्टिट्यूशन, फिर से एक बार रिकंस्टिट्यूशन है। ओके, रिकंस्टिट्यूशन के 3 टॉपिक्स है मतलब, और ये तीसरा टॉपिक इस बारे में है। तीसरा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर मतलब अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, बिजनेस चल रहा है बरोबर से, पार्टनर्स मिलके चला रहे, बट अगर बीच में ही किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो फिर पार्टनरशिप के अकाउंट्स में क्या फेरबदल करने पड़ेंगे? What changes will be made on a death of a partner? That we are going to see in this topic, that is reconsideration of partnership, death of a partner. तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो? 3 टॉपिक मतलब आपका नाम ऐसे बोल सकते हो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये 3 टॉपिक आप इस तरह से आप बोल सकते हो। रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनर बोलने के बदले में आप वो न कहते हुए आप कह सकते हो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में आपने यहाँ पर नाम देखो क्या है, यहाँ पर नाम क्या लिखा है? इधर लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होना। जब हम कहते हैं डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब क्या? घुल जाना। ओके, जैसे हम लोग अगर से पानी के अंदर हम लोग नमक डालेंगे तो नमक दिखाई देगा क्या बाद में? नहीं, क्या हो जाएगा? उसके अंदर घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप को खत्म कर देना। ओके, it happens when the partnership is going into losses. It happens when the partners are having some kind of dispute and they don't want to run a business together. जब कभी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है या लंबे समय से नुकसान होता है बिजनेस में, तो पार्टनर्स खुद डिसाइड करते हैं कि ये बिजनेस को खत्म कर दिया जाए, ये बिजनेस को स्टॉप कर दिया जाए, और उस टाइम हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो डिसोल्यूशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट्स में हम कैसे उसको डील करेंगे, बुक्स बनाएंगे हम लोग कैसे, जो ऑलरेडी बुक्स है उसको क्लोज कैसे करेंगे हम लोग, कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे उस टाइम पर, ये हम लोग सीखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में। ओके, और उसके बाद में 7th टॉपिक यहाँ पर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, जैसे आप लोग को यहाँ से सब दिखाई दे रहा है कि ज्यादा करके टॉपिक्स जो है सारे पार्टनरशिप पर है, पर ये टॉपिक पार्टनरशिप से कनेक्टेड नहीं है, ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप कंसर्न में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। ओके, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसका भी वेटेज काफी है। इसका भी वेटेज 16-17 मार्क्स तक लास्ट ईयर हुआ करता था 80 मार्क्स में से। तो आई होप कि इस साल भी इसका वेटेज ऐसा ही कुछ होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका कंसेप्ट समझना आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज यू डोंट नो दैट व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब हम टॉपिक करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे। आई लाइक टू टेल यू कि ये टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही हम अपना स्टडीज चालू करेंगे। आज मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 8,
and that is company accounts issue of shares. Okay, तो क्या है उसका क्या नाम है इसका? कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा है कि कंपनीज क्या होती है, हाउ द कंपनी इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है उसके अंदर, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसके बारे में आपको नॉलेज है. ओके, शेयर्स क्या है इसके बारे में आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा है. पर अब हम लोग अकाउंट्स में, अकाउंटिंग ग्रुप में कैसे हम लोग शेयर को ट्रीट करेंगे, हाउ वी विल इश्यू द शेयर्स, that we are going to see in this topic, that is company accounts issue of shares. Okay, when shares are issued, तो what entries are being done, क्या क्या entries हम लोग पास करते हैं. तो इसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज के रूप में सीखने वाले हैं कि जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है. Okay, this is also a very good topic and you will get a good knowledge, okay, about the issue of shares. उसके बाद में analysis of financial statement. तो अब ये जब ये कंपनीज होती है तो ये कंपनी अपना अकाउंट्स बनाती है, तो ये अकाउंट्स बनाने के बाद में कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं. ओके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक होगा, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा यहाँ पर रिगार्डिंग द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर बीन मेड इन फाइनल अकाउंट्स. तो पहला टॉपिक आपने जो देखा उसके अंदर क्या था, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. इसके अंदर हमको मालूम पड़ता है प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, जो भी है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, सब कुछ यहाँ पर मालूम पड़ता है. But after that some accounting statements are been prepared. Okay, तो वो कुछ क्या-क्या स्टेटमेंट्स होंगी और वो कैसे बनानी है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं इस टॉपिक में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और लास्ट में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. 10th टॉपिक विल बी कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. अब ये आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि wherever we go we will see a computer, in any office we go we will see a computer. मतलब computer plays a very important role in our day to day life today. आपको रिजर्वेशन करवाना हो, फिर या तो फिर आपको म्युनिसिपैलिटी में कुछ काम हो, ओके, डेथ सर्टिफिकेट निकालना है या किसी का बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है, तो आप देखोगे कि वहां पर हर जगह कंप्यूटर्स यूज करके काम किया जाता है. ओके, तो कंप्यूटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउअडेज. ओके, तो अकाउंटिंग में भी कंप्यूटर का कुछ रोल है. ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, हाउ द कंप्यूटर विल हेल्प टू मेंटेन आवर अकाउंट्स. तो ये कंप्यूटर का बारे में हम लोग देखने वाले हैं, कंप्यूटर का रोल क्या है अकाउंटेंसी में, कैसे कैसे हम लोग अकाउंटिंग में इसको यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को, और उसके बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई जो है ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो इन शॉर्ट I have explained it to you that which all topics we are going to study in bookkeeping and accountancy. मतलब हमने पूरा सिलेबस देख लिया है आज bookkeeping and accountancy का. Let me tell you students, this lectures that we are going to give on YouTube, we are giving on YouTube. Okay, these all are from New English High School and Junior College. Okay, the college has arranged these lectures for you so that you can sit at home and study. During lockdown you should not go out. Okay, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर हमारी स्टडीज कैसी होंगी, हाँ अभी हम कैसे पढ़ेंगे वगैरह वगैरह. तो एक बहुत अच्छा माध्यम आपको दिया गया है यहाँ पर, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ से आपकी स्टडीज अच्छी तरह से हो सकती है. अब आप आगे आगे देखोगे, जिसे मैंने आज चालू किया है बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वैसे ही इकोनॉमिक्स, वैसे ही ओसी, वैसे ही एसपी, मैथ्स, इंग्लिश, एवरीथिंग यू विल गेट टू स्टडी ओवर हियर. आपको और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है. और एक बात आपको फिर और बता दूं कि आप लोगों के पास पीडीएफ टेक्स्ट बुक्स है, मतलब जो टेक्स्ट बुक्स है वो पीडीएफ के रूप में आपको मिल चुके हैं. ओके, एंड यू ऑल नो.
अगर नहीं मालूम है आपको और आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द नेट। ओके, आप कहीं नेट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ई बाल भारती करके आप अगर से टाइप करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। ओके, और वहां से आप लोग सारे टेक्स्ट बुक्स अपने 12th स्टैंडर्ड के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने बीके का टेक्स्ट बुक डाउनलोड किया तो वहां पर इंडेक्स में जाओगे, देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको वहां पर दिखाई देंगे। ओके, सो आप लोग का अभी स्टडीज आप लोग चालू करो, जो भी ये लेक्चर्स हो रहा है इसको अच्छी तरह से सुनो और रोज का रोज ये लेक्चर्स होंगे। डेली सम 2 लेक्चर्स विल बी पोस्टेड फॉर कॉमर्स। जैसे हमने कॉमर्स के लिए किया है वैसे साइंस के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है। कॉलेज की तरफ से आपको सभी स्ट्रीम्स के लिए लेक्चर्स चालू किए गए हैं। ओके, तो अभी ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का आपने तो देख लिया, पूरा सिलेबस देख लिया। आज हम लोग इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ए टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो अभी मैं इन सब में से कौन सा टॉपिक चालू करने वाला हूं, कौन सा टॉपिक सिखाना स्टार्ट करने वाला हूं, पहले मैं आपको ये बता दूं। ओके, as I earlier told you while this explaining these topics कि हम जो टॉपिक चालू करेंगे आज से, that topic will be bills of exchange। ओके, ये bills of exchange टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो let me rub it out all this thing whatever is there on the board, और सिर्फ bills of exchange को रहने दूंगा यहाँ पर। मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज देखो पूरे का पूरा टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते हम लोग एक दिन के अंदर। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी सम इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो लेट मी रब आउट ऑल दिस, फिर हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज that we are going to see। okay, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इट इज एज इक्विवेलेंट टू फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का वेटेज भी काफी ज्यादा होता है, वैसे ही ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वेटेज भी बहुत ही ज्यादा है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पिछले साल के सिलेबस के हिसाब से, पिछले साल के पेपर पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं मैं। 10 मार्क का एग्जाम आता था, 5 मार्क का एक प्रोफार्मा आता था, प्लस देयर वर सम ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। मतलब कहीं पर भी वो 17-18 मार्क्स का टॉपिक हुआ करता था। एंड आई होप सो कि इस साल भी जो अभी पेपर पैटर्न आएगा, अभी तक पेपर पैटर्न डिक्लेयर नहीं हुआ है, पेपर पैटर्न आएगा उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक इंपॉर्टेंट प्लेस जरूर मिलेगा। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और हम इसको अभी पढ़ने जा रहे हैं। टुडेज डेट इज 18th May 2020 and the topic chapter I can say we are going to see that is bills of exchange। Yes my dear students, ये अच्छी तरह से आप लोग देख लो। आप लोग ये लेक्चर जो सुन रहे हो YouTube पे तो साथ में एक रजिस्टर भी लेके बैठो, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूंगा आपको वो सारे पॉइंट्स आप लोग अपने रजिस्टर में लिख के लेना। जस्ट एज्यूम कि आप क्लासरूम में बैठे हो और जैसे क्लासरूम में बैठकर आप इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हो अपने रजिस्टर में, जो टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको उसमें से, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। ये जो भी मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा तो इस इंट्रोडक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स आप लिख के ले लो। ओके, एक रजिस्टर में मेंटेन करो उसको पूरा, ताकि आपको बाद में एक बार रिवीजन करने के काम आएगा। ओके, ऑफ कोर्स ये YouTube का लेक्चर है तो एक फायदा आपको ये भी है कि आप इसको कभी भी रिवाइंड करके या आप फिर से एक बार या 10 बार आप सुन सकते हो, नो डाउट। पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करो।
उस रजिस्टर में सारे पॉइंट्स लिख के लिया करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज is also called as a trade bill, also called as a trade bill। ये bills of exchange जो है इसको हम लोग trade bill भी बुलाते हैं। Why we call it as a trade bill? Because this bills of exchange is been originating from a credit trade transaction। Okay, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इसका जो ओरिजिन है, इसका जो स्टार्ट है, ये स्टार्ट कहां से होता है? ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन में से स्टार्ट होता है। ओके, इन 11th स्टैंडर्ड व्हाइल एक्सप्लेनिंग द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आई टोल्ड यू अबाउट अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है व्यवहार, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डीलिंग। ओके, व्हेन टू पार्टीज कम टुगेदर एंड दे एक्सचेंज समथिंग, ओके, वन विल सेल द गुड्स, वन विल परचेज द गुड्स, दैट विल बी कॉल्ड एज ए ट्रांजैक्शन। उसको हम लोग डीलिंग बोलेंगे। तो जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो अभी अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, मतलब उसको लिख के रखना, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब लिख के रखना मतलब कैश ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड होगा जरूर। ओके, ऐसे नहीं कि उसको बिल्कुल लिखेंगे नहीं बुक में, उसको लिखेंगे पर कैश बुक में लिखकर उसको छोड़ दिया जाएगा। मतलब जिस पार्टी को हमने बेचा, अब उस पार्टी से मुझे कोई भी पैसे आना बाकी नहीं है, तो उसका डिटेल्स हम लोग, पार्टी का डिटेल्स हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, या वो पार्टी का अकाउंट हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं कैश ट्रांजैक्शन में। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में ट्रेडर को पैसा मिल गया है तो उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। बट व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन क्रेडिट बेसिस, जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होता है, ओके, मतलब उधारी पे होता है, उस टाइम पर उसका पूरा डिटेल्स मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर किसी ट्रेडर ने किसी को उधारी पे सामान बेचा है तो उसको जरूर ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा कि उसने किसको सामान बेचा है, उसका नाम क्या है। ओके, उस पर्सन का एक अलग से अकाउंट बना के रखना होगा कि कभी कभी मैंने इसको कितना कितना सामान उधारी पे बेचा है, मतलब उससे ये मालूम पड़ेगा कि उससे कितना पैसा आना बाकी है। ओके, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ट्रेडर सेल्स द गुड्स एंड द अदर ट्रेडर विल परचेज द गुड्स। तो ये जो है ट्रेड बिल है, मतलब यहाँ पर दोनों जो पार्टीज है दे आर ट्रेडर्स। ओके, जब एक आम आदमी कंज्यूमर अगेन से जब परचेज करता है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डील नहीं करेगा। ओके, उसके ऊपर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं किया जाएगा। ठीक है, पर जब दो ट्रेडर्स के बीच में ट्रेड होता है, जब दो ट्रेडर्स के बीच में बेचना और खरीदना होता है, वहां से स्टार्ट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा दो ट्रेडर्स के बीच में, ओके, तो वहां से स्टार्ट होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इट कम्स अंडर द इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ओके, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नाउ रिमेंबर दिस, नाउ यू नोट डाउन दिस, ये लिख के रख लो आप लोग कहीं पर। ओके, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसके अंडर में आता है, कौन से एक्ट के अंडर में आता है? इट इज सेक्शन 5 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नाउ यू कैन सी ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है
वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन से एक्ट के अंडर में कवर हो रहा है? इट इज कवरिंग अंडर इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एंड दैट टू अंडर सेक्शन 5। तो ऐसे लिखते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कम्स अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये जो यहां पर लिखा है देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओके, दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये इंडिया में काफी प्रचलित है, ओके, ये काफी समय से यूज होते आ रहे हैं। अगर आप इंडियन ट्रेड देखोगे तो यहाँ पर ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं अपने यहाँ पर इंडिया में हुंडीज। In Indian trade, it is popularly known as हुंडीज, ओके। ये हुंडीज के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर आप मुंबई चले जाओगे और बहुत सारे व्यापारी को देखोगे तो किससे डील करते हैं, तो वहां पर आप पूछो उनको, अभी भी ये डील करते हैं इसके अंदर, ओके। ये हुंडीज बोलते हैं इसको। कोई मारवाड़ी व्यापारी, इसको गुजराती बड़े बड़े व्यापारी जो है, ये लोग बहुत सारे लोग इसके अंदर डील करते हैं। और ये जो हुंडीज होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के हुंडीज होते हैं। तो वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट इज एन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, ओके। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, मैं अभी कितना भी आपको समझाऊं कि ये इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आता है, उसको इंडिया में हम लोग हुंडीज भी बोलते हैं, ओके। ये जो भी है, ये ट्रेड भी बता दूं मैं इसको, पर आपको अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ओके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक वन एग्जांपल एंड टेक। देखो, इसका डेफिनेशन भी बुक कीपिंग के आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, राइट। ये जो बुक कीपिंग का आपका टेक्स्ट बुक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, वहां पर ये चैप्टर में डेफिनेशन भी दिया है। ऑफ कोर्स मैं भी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, पर डेफिनेशन बताने से पहले मुझे आपको इसका मतलब समझाना है कि ये क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं, ओके। जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। फर्स्ट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड that what is bills of exchange, because I know dear students that you are not very well versed with this topic. ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी नहीं पढ़ा है। कहीं पर आपने ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट्स करते समय थोड़ा सा सुना होगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बट exactly at that time also you might not be knowing that what is bills receivable and what is bills payable. आप लोगों ने सिर्फ ये टर्म सुना है, आप लोगों ने सिर्फ ये कहीं पर सुना है, हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ऐसे आपने सुना है, ओके। ये बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स पेएबल कुछ तो होता है, बट आज हम लोग ये सीखेंगे कि ये होता क्या है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते किसको है, ओके। ये किस चीज का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी की तरफ ले जाऊंगा, ओके। आई विल नरेट अ स्टोरी टाइम, ओके, आई विल नरेट अ स्टोरी टू यू, और उसमें से हम समझेंगे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ओके। तो अभी ऐसा है कि दो ट्रेडर्स हैं, ओके। एक बड़ा ट्रेडर है जिसको हम लोग बोलते हैं होलसेलर, और एक छोटा ट्रेडर है वो उसको बोलते हैं रिटेलर। तो एक ये दो ट्रेडर लोगों की कहानी है। एक का नाम एनी नेम आई कैन टेक, एक का नाम समझो अजय है और दूसरे का नाम विजय है। अभी मेरा एग्जांपल जब आप समझोगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ये दोनों लोगों की कहानी है, समझो, ये दो लोगों की कहानी है। एक का नाम है अजय और एक का नाम है विजय। ये दोनों भी ट्रेडर्स है, ये जो दोनों भी व्यापारी है, ओके। बट ये जो अजय है ये एक बड़ा व्यापारी है, सपोज
ये है होलसेलर। ये क्या है? होलसेलर। अब ये होलसेलर के बारे में आपने तो सुना ही होगा। होलसेलर मतलब कौन होते हैं? होलसेलर मतलब वो जो ज्यादा पैमाने पर बिग क्वांटिटी में परचेज करते हैं और बिग क्वांटिटी में ही सेल करते हैं। थोड़ा सा कम क्वांटिटी हो सकता है पर सेल करते हैं, रिटेल सेल नहीं करते हैं, मतलब कस्टमर लोग को नहीं बेचते हैं। छोटा छोटा पैक जो होता है वो नहीं बेचते हैं लोग। ये होलसेलर्स जो है इनका काम क्या है? ये बल्क में बेचना। ओके, बहुत ज्यादा बल्क में परचेज करते हैं और फिर बल्क में ये लोग बेचते हैं। किसको बेचते हैं लोग? ये लोग नॉर्मली रिटेलर लोग को बेचते हैं। ओके, तो मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं आपको, उस कहानी में दो लोग हैं, एक है अजय और एक है विजय। एक है होलसेलर और एक है रिटेलर। ओके, तो आपको समझ गया कौन होलसेलर है इसके अंदर? होलसेलर कौन है? बड़ा व्यापारी कौन है इसके अंदर? अजय। और छोटा व्यापारी मतलब रिटेलर जो कि डायरेक्टली कस्टमर लोग को बेचते हैं सामान, तो एक छोटा छोटा क्वांटिटी में भी बेचते हैं, तो वो है रिटेलर। और वो कौन है? विजय है। ये बात ध्यान में रखना। ओके, अब ये जो रिटेलर लोग है, जैसे विजय है, ये सामान खरीदने को किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास। मतलब किसके पास जाएगा? अजय के पास। विजय ने सामान खरीदा है किससे? अजय से। ओके, मैं चलो एरो बता देता हूं। ये एरो बताता है कौन किधर गया। विजय सामान खरीदने को किसके पास गया? अजय के पास। और अजय को उसने ऑर्डर लिस्ट अपनी दे दी कि भाई मुझे ये सामान चाहिए। तो अजय बोलेगा चलो ओके ठीक है। सपोज ये पूरा सामान जो होता है उसका कॉस्ट होता है 20,000 रुपीज। कितना होता है? 20,000 रुपीज। विजय ने सामान खरीदा। किससे खरीदा? अजय से खरीदा। कितने का सामान खरीदा? 20,000 रुपीज का सामान खरीदा। ओके, अब ये जो विजय है सामान खरीद के पैकिंग करके सब लेके जा रहा है सामान अपने साथ में। अजय बोलेगा अरे अरे रुको रुको एक मिनट, अरे विजय भाई साहब आप जाते किधर हो? इसके पैसे तो दे दो मुझे, इसका पेमेंट कौन करेगा? मुझे पेमेंट ही किया आपने अभी तक। तो विजय बोलता है अरे हाँ हाँ प्लीज प्लीज, ये मुझे थोड़ा ना उधारी पे चाहिए। ओके, ये कौन बोल रहा है? विजय। किसको बोलता है? अजय। कि मुझे ये सामान जो है मुझे उधारी पे चाहिए, मेरे पास अभी पैसा नहीं है इतना देने के लिए। ओके, ये तो रिटेलर है ना, छोटा व्यापारी है, तो हो सकता है 20,000 रुपए एक साथ में उसके पास न हो। तो उसने क्या किया है? ये सामान उधारी पे खरीदने की बात की है। विजय को ये सामान उधारी पे चाहिए अभी। कितना? 20,000 रुपीज। तो अजय बोलता है कि ठीक है, अगर मैं तुमको उधारी पे दूंगा तो तुम मुझे पैसे कब देगा? फिर से मेरे पैसे कब देगा मुझे? तो विजय बोलता है कि ओके मैं आपको 2 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर, 2 महीने के बाद मैं आपको पैसे दे देता हूं। राइट डाउन हियर। सपोज उसने क्रेडिट पीरियड मांगा है कितना? 2 मंथ्स। क्रेडिट पीरियड मांगा है 2 मंथ्स। अजय बोलेगा ओके ठीक है, 2 महीने के बाद मुझे पैसे दे दो। ओके, फिर ये विजय फिर से अपने यहाँ में चला। ये बोलता है नहीं रुको 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 एक मिनट। अजय क्या बोलता है? 1 मिनट रुको। विजय को बोलता है 1 मिनट रुको, आप 2 महीने के बाद पैसे दोगे मुझे चलेगा, बट मुझे इस ट्रांजैक्शन का कुछ तो प्रूफ चाहिए। ओके, मुझे कुछ तो प्रूफ चाहिए कि मुझे 20,000 रुपए आपसे लेने हैं। कौन बोलता है ऐसा? अजय बोलता है। ओके, ये अजय जो कि होलसेलर है, जिसने भी सामान बेचा है विजय को, ये बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए, कुछ तो प्रूफ चाहिए कि आप मुझे 20,000 रुपए देने वाले हो 2 महीने के बाद में। ओके, तो विजय बोलेगा अभी आपको क्या प्रूफ चाहिए? तो अजय उसे कहेगा कि ओके जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, और अजय एक बिल ड्रॉ करेगा। एक बिल ड्रॉ करेगा मतलब एक पेपर पे, इट विल बी ए
सिंपल पेपर, ऐसा कोई नहीं है कि जरूरी कोई स्टैम्प पेपर पे लिखा जाए या कोई जो 100 रुपीज के 500 रुपीज का स्टैम्प पेपर आता है, आपने देखा होगा। ओके, मोस्टली तहसील्स वगैरह के यहाँ पर होता है, तो ये पेपर में लिखने की भी जरूरत नहीं है, इट विल बी ए सिंपल पेपर। ओके, तो ये अपने ऑफिस में एक पेपर पे, वो पेपर पे उसको बहुत कुछ जो पूरा फॉर्मेट है वो पूरा फॉर्मेट लिखेगा। ओके, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो पूरा फॉर्मेट लिखेगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो फॉर्मेट कैसे लिखना है, वो फॉर्मेट के अंदर कौन सी चीजें लिखनी है। पहले मैं आपको आज समझा रहा हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। ओके, इसलिए मैं आज वो आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही समझो कि एक पेपर पे उसने कुछ डिटेल्स लिखे हैं। किसने लिखे हैं? अजय। ओके, ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, वहां पर अजय ने सामान बेचा है और उधारी पे बेचा है, और उसके लिए अजय क्या करता है, एक पीस ऑफ पेपर पे, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर रहेगा, जैसे एक पेज है ये, इस पेज के ऊपर यहाँ सब कुछ डिटेल्स लिख देगा। ओके, क्या डिटेल्स होंगे, क्या कंटेंट होगा, क्या लिखने का होता है, कैसे लिखने का होता है, दैट ऑल आई विल टेल यू। ओके, बट अभी के लिए सिर्फ आप समझो कि एक पेपर है, उस पेपर पे अजय ने कुछ जो चीजें हैं वो मेंशन कर दी है। ओके, मतलब अजय ने बिल ड्रॉ किया है, अजय इज ड्रॉइंग ए बिल। ओके, अजय ड्रॉज ए बिल। ओके, मैंने यहां पर लिखा है कि अजय ड्रॉज ए बिल, और ये बिल जो है, पेपर जो है, ये पीस ऑफ पेपर जो है, ये किसको दे देगा? विजय को देगा, और विजय को कहेगा कि इसके ऊपर, ये पेपर के ऊपर एक्सेप्टेड ये वर्ड लिखो। क्या लिखो? एक्सेप्टेड। मतलब सपोज ये ऊपर यहां पर बहुत कुछ उसने कुछ लिखा है डॉक्यूमेंट्स में, और यहां पर क्या बोलेगा, उसको लिखो एक्सेप्टेड ऐसे। अभी देख रहे हो वर्ड एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड वर्ड कौन लिखेगा? विजय। मतलब विजय इस बिल को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट्स द बिल। अभी देखो ये ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। सामान बेचा अजय ने है, खरीदा विजय ने है। उसके लिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो हुआ है, उसके लिए अजय एक बिल ड्रॉ करेगा। वो बिल कौन ड्रॉ करेगा? अजय। उसके लिए लिखा है ड्रॉज ए बिल, और उसके बाद ये बिल किसको दे देगा? विजय को। मतलब अभी सामान खरीदने के लिए विजय आया था, अब ये अजय एक बिल ड्रॉ करके किसको दे देगा? विजय को दे देगा, और बोलेगा इसके ऊपर क्या लिखो? एक्सेप्टेड लिखो। इसके ऊपर वर्ड डालो एक्सेप्टेड, और नीचे साइन करो। एक्सेप्टेड डालकर नीचे क्या करो? साइन करो। यू कैन सी दिस, यहाँ पर एसडी लिखा है, एसडी का मतलब होता है सिग्नेचर, तो सिग्नेचर करने बोलेगा। विजय उस बिल के ऊपर सिग्नेचर करेगा, एक्सेप्टेड लिखेगा, और ये बिल फिर से किसको दे देगा? अजय को दे देगा। ओके, ये बिल किसके पास आ गया? फिर से अजय के पास आ गया एज ए प्रूफ। ओके, जब विजय इस बिल के ऊपर साइन करेगा और लिखेगा एक्सेप्टेड, तब जाके ये बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो I'll come to the point। वो कहानी में अभी कहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो मैं आपको बता दूं। आपने देखा दो लोगों की कहानी, अजय और विजय। अजय ये होलसेलर है, विजय ये रिटेलर है। अजय ने सामान बेचा है, किसको? विजय को। सपोज कितने का सामान बेचा है? 20,000 का। कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए। उधारी 2 महीने की है। अब ये ट्रांजैक्शन के लिए ये अजय ने एक बिल ड्रॉ किया है। ओके, किसके ऊपर ड्रॉ किया है? विजय के ऊपर। मतलब इधर नाम लिखा होगा विजय का कि विजय पैसे देने वाला है, और विजय को क्या कहा अजय ने कि बिल को क्या करो? एक्सेप्ट करो। ओके, वर्ड लिखो उसके ऊपर एक्सेप्टेड और साइन करो। तो ये विजय क्या करेगा? बिल के ऊपर एक्सेप्टेड लिखकर उसका सिग्नेचर करेगा कि यहां जो भी लिखा है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे मंजूर है।
आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसा लिखकर वो साइन करके वो बिल को वापस किसको दे देगा, अजय को। और उस बिल को, ये जो पीस ऑफ पेपर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पेपर यहाँ पर, अब ये पेपर किसके पास आ गया, अजय के पास, और इसी को हम लोग बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। My dear students, now you might have understood the concept of bills of exchange. Bills of exchange is a credit instrument. Okay, वो दर्शाता है कि अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास है, अजय के पास है। मतलब ये दर्शाता है डॉक्यूमेंट कि विजय इसको पैसे देने वाला है। कब देने वाला है, 2 महीने के बाद में। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, क्या है, मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा। पहले मुझे आपको इसके टर्म्स बताने दो। जब ये ऐसे ट्रांजैक्शन होता है, जो ये मैंने कहानी बताई आपको 2 लोगों की, उन 2 लोगों में जो सेलर था वो कौन था, अजय। अजय ने बिल ड्रॉ किया, ओके, और विजय ने बिल एक्सेप्ट किया। तो ये अजय जब है, अजय का जो नाम पड़ जाएगा, वो नाम अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, ड्रॉवर। Okay, I'll write here now drawer. देखो ध्यान से, अजय को क्या कहा जाएगा, ड्रॉवर, DRAWER, ड्रॉवर। और ये जो विजय है जिसने बिल एक्सेप्ट किया, उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, ड्रॉवी, DRAWEE, ड्रॉवी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अभी समझा होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। इट इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, बट वो पेपर के ऊपर एक रेवेन्यू स्टैम्प भी लगा होता है। उसके अंदर ये जो ड्रॉवर का नाम है, एड्रेस है, डेट है, वो होता है। फिर कितने अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ किया है वो होता है। ओके, फिर उसके बाद ये ड्रॉवी का मतलब, ये जो ड्रॉवी है इसका नाम, इसका भी एड्रेस वो होता है। फिर इसने जो एक्सेप्टेड लिखा है ऐसे नीचे ये बिल पे, तो ये भी होता है। ओके, और उसका एक्सेप्टेंस का डेट भी होता है। तो वो अलग पार्ट है, वो अलग टॉपिक है। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंटेंट्स हम सीखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि वो कंटेंट्स क्या होते हैं और बिल कैसे बनाया जाता है। तो आज मेरे ये इंट्रोडक्शन में मुझे आपको स्पेशली सिर्फ यही बताना था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ओके, किस चीज का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है। जब 2 लोगों में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, मतलब जो उधारी का ट्रांजैक्शन होता है, वो उधारी के ट्रांजैक्शन में से निकल के आया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब यहाँ पर इस एग्जांपल से आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कितने पार्टीज है, how many parties are there to the bills of exchange. I'll tell you कि there are 3 parties to the bills of exchange. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 3 पार्टीज है, 3 पार्टीज होती है उसके अंदर। पहला पार्टी वो होता है ड्रॉवर। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, उस एग्जांपल में सामान किसने बेचा, सामान बेचा अजय ने, तो अजय कौन बन जाएगा, ड्रॉवर। तो यह भी ध्यान रखना कि जो सामान बेचता है वो ड्रॉवर बनता है बाद में। ओके, ऑफ कोर्स वो बिल ड्रॉ भी करेगा बाद में, उसीलिए उसको ड्रॉवर बोलते हैं। पर पहला बेसिक कंडीशन है ये कि यहाँ पर सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ है और उधारी पे सामान बेचा है, तो बेचने वाला क्या बन जाता है, ड्रॉवर बन जाता है। और खरीदने वाला, जिसने उधारी पे सामान खरीदा है और जिसको बाद में पैसे देना है ड्रॉवर को, तो वो बन जाएगा ड्रॉवी। ओके, तो यहाँ पर लिखा है इस ट्रांजैक्शन में, इस एग्जांपल में जो विजय था वो क्या बन गया, ड्रॉवी बन गया। ओके, तो 2 पार्टीज हो गए, ड्रॉवर, ड्रॉवी। नाउ थर्ड पार्टी इज आल्सो देयर।
आप कहोगे कि सर ये थर्ड कहां से आ गया, ये तीसरा पार्टी कहां से आ गया, यहाँ तो दो ही लोग हैं, अजय और विजय है दो लोग, फिर ये तीसरा कहां से आ गया। आप समझो ये जो अजय है, ये अजय को इस बिल का पैसा किसी और को देना है। मतलब अजय चाहता है कि ये 2 महीना होने के बाद में, ये 2 महीना कंप्लीट होने के बाद में ये पैसा विजय जो है मेरे को न दे, किसी और को देना दिलवाना चाहता है। तो ओके कर सकता है ऐसे वो, क्योंकि उसका राइट है, वो इसने उधारी पे सामान बेचा है तो इसका हक है, वो किसी को चाहे तो उसको वो बिल ट्रांसफर कर सकता है, किसी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकता है। समझो ये ड्रॉवर ने एक पर्सन को अपॉइंट किया है कि भाई इसको पैसा दो, विजय को इस बिल के थ्रू बोला गया है कि पैसे क्या करो किसी और पार्टी को दे दो, जैसे थर्ड पार्टी है। समझो एक दूसरा पर्सन है संजय, ओके। अब ये समझो संजय को पैसा देने, किसने बोला, अजय ने बोला। अजय ने बिल में लिखा है, अजय ने बिल में लिखा है कि ये बिल का पैसा जो है वो किसको दो, आप किसको दो, संजय को दो। किसको बोला है ऐसा, अजय ने विजय को बोला है इस बिल के थ्रू, ओके। इस बिल में ऐसा लिखा गया है कि पैसा किसको मिलना चाहिए, संजय को मिलना चाहिए। तो अब ये संजय जो होगा वो थर्ड पार्टी होगा और उसको हम लोग बोलेंगे पेई। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पेई। अब ये पेई मतलब कौन हो गया, फिर पेई मतलब वो पर्सन जिसको बिल का पैसा मिलेगा, ओके। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप लोग अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर बेचा तो अजय ने है ना, तो पैसा भी तो अजय को मिलना चाहिए, ओके, आपकी बात बराबर है। पर अगर अजय चाहे तो वो पैसा किसी को भी दिलवा सकता है, क्योंकि हक उसका है, ओके। और उसने बिल में लिख दिया सपोज कि ये पैसा किसको मिलना चाहिए, संजय को, तो बिल का पैसा किसको मिलेगा, संजय को मिलेगा। अब जब इसका टाइम आएगा देने का, ये बिल जब मैच्योरिटी डेट पे आएगा, मैं बताऊंगा आपको कि ड्यू डेट क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर फिलहाल आप समझो कि वो बिल का देने का समय जब आएगा, वो देने का डेट जब आएगा, तब विजय जो है पैसा किसको देगा, संजय को देगा। तो संजय क्या बन गया, पेई, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि there are 3 parties to the bills of exchange. The first party drawer, कौन है, drawer. Second party drawee and the third party is payee. ऐसे 3 पार्टीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ये बहुत बार फिलअप्स में आता है, ये बहुत बार आंसर इन 1 वर्ड में भी आ सकता है, ओके। कि there are dash parties to the bills of exchange, there are 3 parties to the bills of exchange। बहुत बार यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 parties, क्योंकि उनको मालूम होता है सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉवी, ये थर्ड पार्टी को लोग भूल जाते हैं। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसको हमको याद रखना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ओके। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है ये आपने समझा है, ऐसा अभी मैं आशा कर सकता हूँ। थ्रू दिस एग्जांपल, थ्रू द इंट्रोडक्शन, यू माइट हैव कम टू नो कि व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं हम लोग कि क्या आज हमने पढ़ा और क्या क्या हमने बातें यहाँ पर आज देखी, ओके। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैंने बताया कि वो क्या है, ट्रेड बिल है। क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए ट्रेड बिल, ओके। फिर दूसरी बात हमने यहाँ पर देखी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है और ये इंडियन ट्रेड में काफी प्रचलित है, ओके। काफी यूज होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम लोग इंडियन ट्रेड में हम लोग उसको बोलते हैं हुंडीज, HUNDIES, हुंडीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज, ओके। अलग अलग टाइप के हुंडीज होते हैं। तो
बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। और वो कौन से एक्ट के अंडर में कवर होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कौन से एक्ट के अंडर में कवर होता है? इट इज अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं मैं कि ये साल मतलब 2020 में जब ये एग्जाम स्टार्ट हुए फरवरी में 12th स्टैंडर्ड के आपके बोर्ड एग्जाम पिछले साल वाले बच्चों के जो अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनके बीके के पेपर में एक ऐसे ऑब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव ऐसा आया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया था, कौन से ईयर में आता है। फिर बहुत सारे साल ऐसे दिए थे, 4 ऑप्शंस दिए थे और बच्चों को सिलेक्ट करना था एक ऑप्शन उसमें से। तो जिन्होंने ये याद रखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का है? 1881, राइट? इट इज नॉट 1991 या 1981, 1881 मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है। ओके, मतलब तो 150 साल होने को आ रहा है कि ऐसे इतना जुना ये एक्ट है। आज भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसी एक्ट के अंडर में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसके बारे में मैंने बताया आपको थोड़ा एग्जांपल देकर कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन से कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पर ड्रॉवर और ड्रॉवी कैसे होते हैं। तो 2 एग्जांपल दिया था मैंने, एक अजय और विजय का। अजय बड़ा ट्रेडर है, होलसेलर है, विजय छोटा ट्रेडर है, रिटेलर है। अब इससे सामान खरीदा है 20,000 का, ये 2 महीने का समय मांग रहा है। तो अजय ने क्या किया, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर एक बिल ड्रॉ कर लिया। अगर समझो ये बिल ड्रॉ नहीं करता, ऐसे ही जाने देता उसको, हाँ जा भाई ठीक है, तू मेरे को 2 महीने के बाद पैसे दे दे, तो क्या होता? हो सकता है कि विजय उसको पैसे नहीं लौटाता। विजय बोलता नहीं नहीं मेरे पैसे नहीं। कौन से पैसे, कौन सा ट्रेड, मुझे नहीं मालूम, ये सब बोल सकता है। ओके, क्योंकि कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है। बट इसने क्या किया, ये सेलर ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया है, मतलब इंस्ट्रूमेंट लिखा है। उस इंस्ट्रूमेंट को ही आगे चल के हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो ड्रॉवर है, ये जो सेलर है, उसने एक बिल ड्रॉ किया, एक बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर? विजय के ऊपर, मतलब परचेसर पर, जिससे खरीदा है उसके ऊपर, और उसे कहा तू एक्सेप्ट कर इसको, और ये एक्सेप्ट करेगा। और जैसे ये एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट एक बात और आपको यहां पर नोट करनी है कि एक्सेप्ट करने से पहले क्या, मतलब जब ये बिल ड्रॉ करेगा, अजय जब ये बिल ड्रॉ करेगा, उसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलेंगे। ये एक्सेप्टेड वर्ड लिखने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है। पर जब तक ये एक्सेप्टेड वर्ड लिखता नहीं है ड्रॉवी, यहाँ पर परचेसर, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। ओके, नाउ सी आई विल राइट डाउन हियर ड्राफ्ट। ये बात भी आपको नोट करनी है, लिख के रखना है आपको। बिफोर acceptance a bills of exchange is called as a draft। ये जो ड्रॉवर बिल जब लिखता है, ड्रॉ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिर्फ ड्राफ्ट। पर इसी ड्राफ्ट के ऊपर जब ये ड्रॉवी एक्सेप्टेड वर्ड लिखता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, so with this you came to know about what is bills of exchange। okay, we will end up with this lecture। और इस लेक्चर में आपने आज सिलेबस पूरा देखा, इस लेक्चर में आपने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स है, आगे आएंगे और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मेरा होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये टर्म्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग थोड़ा इसको जो भी आपने लिखा है अपने रजिस्टर में, इस सब को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, या आपको चाहिए तो बाद में और एक बार रिवाइंड करके या प्ले करके फिर से एक बार सुन लो। ओके, बट मेंटेन योर नोट्स so that you can study later। okay, till then bye bye, have a nice day, be safe, be at home।